नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंडियन फिनटेक कंपनी की जिसने लाखों बिजनेसेस के लिए ऑनलाइन पेमेंट्स को आसान, तेज और भरोसेमंद बना दिया। यह कहानी है रेजरपे की। लेकिन रेजरपे की शुरुआत किसी ग्लैमरस आइडिया से नहीं हुई थी। यह कहानी शुरू हुई थी एक ऐसी प्रॉब्लम से जो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन उस समय इंडिया के हजारों स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ी थी। जरा इमेजिन कीजिए, समय है 2013 से 2014 के बीच का। इंडिया में स्टार्टअप्स की नई लहर उठ रही है। यंग फाउंडर्स वेबसाइट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, एप्स तैयार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है ऑनलाइन पेमेंट लेने की, सारी एक्साइटमेंट धीमी पड़ जाती है। बैंक्स लंबे फॉर्म्स मांगते थे, हेवी डिपॉजिट्स मांगते थे, पुराना बिजनेस रिकॉर्ड मांगते थे। अप्रूवल में हफ्तों, कभी कभी महीनों लग जाते थे। इंटीग्रेशन इतना क्लंकी होता था कि एक छोटा फाउंडर खुद को ऑलमोस्ट पावरलेस महसूस करता था। यहीं पर एंट्री होती है हाशिल मथुर और शशांक कुमार की। दोनों आईआईटी रुड़की से थे, दोनों टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों इस पेन को समझते थे। वे अपने दोस्तों की स्टार्टअप्स बनाने में मदद कर रहे थे। वे देख रहे थे कि एक अच्छा आइडिया सिर्फ इसलिए रुक जा रहा है क्योंकि पेमेंट गेटवे लेना आसान नहीं था। उन्होंने ग्लोबल प्लेयर्स, खासकर स्ट्राइप जैसे मॉडल्स को देखा और सोचा, अगर बाहर यह इतना सिंपल हो सकता है तो इंडिया में इतना मुश्किल क्यों है। यहीं से रेजरपे का सीड बोया गया। उनका मिशन बहुत क्लियर था, इंडिया के किसी भी बिजनेस के लिए ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना आसान बनाना। एंड दोस्तों, कई बार बड़ी कंपनीज की शुरुआत बहुत बड़े विजन स्टेटमेंट से नहीं, बल्कि एक रियल फ्रस्ट्रेशन से होती है। रेजरपे भी उसी का एग्जाम्पल है। 2014 में जयपुर से रेजरपे की शुरुआत हुई। बाद में कंपनी ने अपना बेस बेंगलुरु शिफ्ट कर लिया। आइडिया सिंपल था लेकिन पावरफुल था। एक ऐसा मॉडर्न पेमेंट गेटवे बनाना जिसे डेवलपर कुछ लाइंस ऑफ कोड से इंटीग्रेट कर सके। मतलब स्टार्टअप फाउंडर को यह डर न रहे कि बैंक उससे बात करेगा या नहीं। उसे यह टेंशन न हो कि इंटीग्रेशन में महीनों लग जाएंगे। उसे बस अपना बिजनेस चलाना है, पेमेंट्स का हेडेक नहीं लेना है। यही क्लैरिटी रेजरपे को बहुत जल्दी अलग बनाती है। और फिर आता है एक बड़ा माइलस्टोन। रेजरपे को एंट्री मिलती है वाई कॉम्बिनेटर के विंटर 2015 बैच में। यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वाई कॉम्बिनेटर दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स में से एक माना जाता है। इससे रेजरपे को सिर्फ फंडिंग क्रेडिबिलिटी नहीं मिली, बल्कि एक ग्लोबल वैलिडेशन भी मिला। इसके बाद टाइगर ग्लोबल, मैट्रिक्स जैसे इन्वेस्टर्स का अटेंशन भी रेजरपे की तरफ गया। लेकिन असली मैजिक फंडिंग से नहीं आया। असली मैजिक आया प्रोडक्ट एक्सपीरियंस से। छोटे स्टार्टअप्स रेजरपे को इंटीग्रेट करने लगे और अचानक उनका चेकआउट एक्सपीरियंस प्रोफेशनल दिखने लगा। अप्रूवल्स फास्टर हो गए, पेमेंट सक्सेस रेट्स बेहतर हुई। फाउंडर्स ने दूसरे फाउंडर्स से कहना शुरू किया, बस रेजरपे यूज करो, ये स्टार्टअप फाउंडर्स को समझते हैं। यहीं रेजरपे की पहली बड़ी स्ट्रेंथ दिखती है, एम्पैथी कोडेड इनटू प्रोडक्ट। यह प्रोडक्ट उन लोगों ने बनाया था जिन्हें खुद पता था कि इग्नोर्ड फील करना क्या होता है। उन्हें पता था कि रिजिड बैंकिंग सिस्टम यंग बिजनेसेस के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इसलिए रेजरपे ने सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, उसने ट्रस्ट बनाया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जैसे जैसे कंपनीज बढ़ी, रेजरपे ने एक और बड़ी बात समझी। बिजनेसेस को सिर्फ पेमेंट कलेक्ट नहीं करना होता, उन्हें पे आउट्स भी करने होते हैं। वेंडर्स को पे करना होता है, पेरोल मैनेज करनी होती है, सब्सक्रिप्शंस हैंडल करनी होती हैं, अकाउंट्स रिकंसाइल करने होते हैं, और आइडियली यह सब एक क्लीन डैशबोर्ड में दिखना चाहिए। यानी प्रॉब्लम सिर्फ गेटवे की नहीं थी, प्रॉब्लम पूरी मनी मूवमेंट की थी। और यहीं रेजरपे ने स्मार्ट मूव किया। उसने खुद को सिर्फ एक पेमेंट गेटवे तक सीमित नहीं रखा, उसने फुल स्टैक बनने की दिशा में कदम बढ़ाए। फिर लॉन्च हुआ रेजरपे एक्स। यह एक नियो बैंकिंग स्टाइल प्लेटफॉर्म था। इसमें करंट अकाउंट्स, ऑटोमेटेड पे आउट्स, पेरोल, वेंडर पेमेंट्स जैसी सुविधाएं थीं। फिर आया रेजरपे कैपिटल, जिसने बिजनेसेस को उनके लाइव कैश फ्लो के आधार पर स्मॉल टिकट क्रेडिट देना शुरू किया। यानी पुराना मॉडल यह कहता था, कोलैटरल लाओ तब लोन मिलेगा। रेजरपे ने कहा, हम तुम्हारा बिजनेस फ्लो देखते हैं, उसी आधार पर मदद करेंगे। इसके बाद पीओएस डिवाइसेस और ऑफलाइन सॉल्यूशंस भी आए। अब रेजरपे सिर्फ वेबसाइट पर नहीं था, वह दुकान के काउंटर तक पहुंच चुका था। कुछ ही वर्षों में रेजरपे एक सिंपल गेटवे से बढ़कर इंडिया के बिजनेसेस के लिए एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बन गया। एक ऐसी इनविजिबल रेल जिसके ऊपर हजारों कंपनीज क्वाइटली अपना मनी मूव कर रही थीं। अब जरा ग्रोथ पर नजर डालते हैं। 2021
तक Razorpay का स्केल ड्रामेटिकली बढ़ चुका था। कंपनी ने $375 मिलियन का सीरीज एफ राउंड रेज किया। वैल्यूएशन पहुंच गई लगभग $7.5 बिलियन पर। अब Razorpay सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं था, अब वह इंडिया के लीडिंग फिनटेक यूनिकॉर्न्स में से एक था। यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को सर्विस दे रहा था, एडटेक कंपनीज को सर्विस दे रहा था, सास बिजनेसेस, D2C ब्रांड्स, गिग इकोनॉमी एप्स सब Razorpay का यूज कर रहे थे। कंपनी ने कहना शुरू किया कि वह लाखों बिजनेसेस को पावर कर रही है और हर साल टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का TPV प्रोसेस कर रही है। फिर 2024 की शुरुआत तक उसने बताया कि एनुअलाइज्ड बेसिस पर टोटल पेमेंट वॉल्यूम आज $150 बिलियन से आगे निकल चुका है और 2024 के अंत तक Razorpay ने कहा कि वह 1 करोड़ से अधिक बिजनेसेस और 30 करोड़ एंड कस्टमर्स तक पहुंच चुका है, जबकि एनुअलाइज्ड TPV लगभग 180 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, हर ग्रोथ स्टोरी की तरह Razorpay की जर्नी भी स्मूथ नहीं थी और यही कहानी इंटरेस्टिंग बनती है। 2021 से 2022 के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए रूल्स सख्त कर दिए। अब सभी पेमेंट प्लेयर्स को फॉर्मल ऑथराइजेशन की जरूरत थी। Razorpay भी रेगुलेटरी स्क्रूटिनी के दायरे में आया। फिर 2022 के अंत में RBI एडवाइजरी के बाद Razorpay ने नए ऑनलाइन मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करना पॉज कर दिया। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसकी पहचान स्पीड और फाउंडर फ्रेंडलीनेस थी, उसे सडनली रुककर कहना पड़ा, कृपया वेट कीजिए। यह सिर्फ ऑपरेशनल प्रॉब्लम नहीं थी, यह ब्रांड लेवल पेन था। लेकिन यहीं स्ट्रॉन्ग कंपनीज अलग साबित होती हैं। Razorpay ने पैनिक नहीं किया, उसने सिस्टम्स मजबूत किए, प्रोसेसेस इंप्रूव किए, कंप्लायंस को और सीरियस बनाया और पेशेंटली वेट किया। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। दिसंबर 2023 में Razorpay को पेमेंट एग्रीगेटर्स के रूप में RBI की फाइनल अप्रूवल मिल गई। अब कंपनी फिर से मर्चेंट्स को फ्रीली ऑनबोर्ड कर सकती थी, लेकिन इस बार एक स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस फ्रेमवर्क के साथ। जो चीज पहले थ्रेट लग रही थी, वही बाद में ट्रस्ट सिग्नल बन गई। मार्केट को मैसेज मिला, Razorpay सिर्फ फास्ट नहीं है, Razorpay कंप्लायंट भी है। और इसी दौरान कंपनी ने इनोवेशन बंद नहीं किया। उसने पेरोल, रिकरिंग पेमेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में एक्विजिशंस और पार्टनरशिप्स की। मलेशिया में इकोलेक्ट के माध्यम से इंटरनेशनल एक्सपेंशन किया, AIP पर काम किया, राइट नाम का AI असिस्टेंट लॉन्च किया, एंगेज जैसे टूल्स लाए जो पेमेंट डेटा के आधार पर मार्केटिंग ऑटोमेशन में मदद करते हैं। और फिर आगे चलकर कंपनी AI लेड पेमेंट्स की डायरेक्शन में भी दिखाई दी, जब उसने NPCI और OpenAI के साथ एक पायलट में भाग लिया, जिसका उद्देश्य ChatGPT के जरिए सिक्योर UPI पेमेंट्स को एक्सप्लोर करना था। अब अगर नंबर्स की बात करें तो FY24 में Razorpay का रेवेन्यू लगभग 2068 से 2296 करोड़ रुपए के बीच बताया गया। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लगभग 24% रही और प्रॉफिटेबिलिटी करीब 35 करोड़ रुपए तक पहुंची। FY25 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर लगभग 3783 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसी साल कंपनी ने लगभग 1209 करोड़ रुपए का नेट लॉस भी रिपोर्ट किया। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, यह लॉस सिर्फ कोर बिजनेस फेलियर की वजह से नहीं था। इसमें बड़े ESOP एक्सपेंसेस थे और होल्डिंग स्ट्रक्चर को वापस इंडिया लाने यानी रिवर्स फ्लिपर्स से जुड़े वन टाइम कॉस्ट भी थे। मतलब ऊपर से नंबर्स ड्रामेटिक दिख सकते हैं, लेकिन नीचे ऑपरेशनल इंजन अभी भी स्ट्रॉन्ग था। अब अगर हम Razorpay की स्टोरी को SWOT के लेंस से देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी और स्ट्रेंथ है फाउंडर मार्केट फिट। फाउंडर्स ने प्रॉब्लम खुद फील की थी, इसीलिए सॉल्यूशन प्रैक्टिकल बना। दूसरी स्ट्रेंथ है प्रोडक्ट डेप्थ, गेटवे से लेकर पे आउट्स, बैंकिंग, क्रेडिट, POS और ऑटोमेशन तक Razorpay ने पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया। तीसरी स्ट्रेंथ है ट्रस्ट। स्टार्टअप्स के बीच यूज Razorpay लगभग डिफॉल्ट सलाह बन गई। लेकिन वीकनेसेस भी हैं। यह एक हेविली रेगुलेटेड सेक्टर है, कंप्लायंस में छोटी सी चूक भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ट्रांजैक्शन ड्रिवन मार्केट में मार्जिन्स थिन होते हैं, कंपटीशन इंटेंस है और जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है
कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी अभी भी एक्सपैंड कर रही है। मोर एमएसएमईज ऑनलाइन आ रहे हैं, मोर D2C ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, मोर सब्सक्रिप्शंस, मोर क्रिएटर्स, मोर B2B कॉमर्स, मोर SaaS एक्सपोर्ट्स, हर तरफ अपॉर्चुनिटी है। रेजर पे इस पूरे इकोसिस्टम का फाइनेंशियल बैकबोन बन सकता है, लेकिन थ्रेट्स भी रियल हैं। PayU, Cashfree, C7U, PhonePe, Stripe, बैंक्स, ERPs सब मर्चेंट मार्केट के पीछे हैं। रेगुलेशंस और टफ हो सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी या आउटेज जैसी कोई बड़ी प्रॉब्लम ट्रस्ट को नुकसान पहुंचा सकती है और बड़े मर्चेंट्स हमेशा मल्टी गेटवे स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। तो दोस्तों, रेजर पे की कहानी हमें क्या सिखाती है? सबसे पहला लेसन, बोरिंग बट रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो। रेजर पे ने कोई फ्लैशी ट्रेंड नहीं पकड़ा, उसने एक पेनफुल बॉटलनेक सॉल्व किया। दूसरा लेसन, ट्रस्ट छोटे छोटे कंसिस्टेंट विंस से बनता है। फास्ट सपोर्ट, बेटर सक्सेस रेट्स, क्लियर APIs, इन छोटी चीजों ने ब्रांड बनाया। तीसरा लेसन, अपने कोर से एक्सपैंड करो, कोर से दूर मत भागो। रेजर पे X, कैपिटल, POS, AI टूल्स, ये सब उसी मेन जॉब के आसपास बने हैं। बिजनेसेस के लिए मनी मूवमेंट आसान बनाना। चौथा लेसन, रेगुलेशन को एनिमी नहीं, डिजाइन कंस्ट्रेंट समझो। अगर आप मनी, हेल्थ, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में हो तो कंप्लायंस ऑप्शनल नहीं है। पांचवा लेसन, वैल्यूएशन विक्ट्री नहीं होती। यूनिकॉर्न बनना हेडलाइन हो सकता है, लेकिन असली जीत एग्जीक्यूशन, ट्रस्ट और सस्टेनेबिलिटी में होती है। और आखिर में शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो, प्रोडक्ट लव को मत मरने दो। अगर मर्चेंट एक्सपीरियंस खराब हुआ तो कोई लीनर कंपेटिटर आपकी जगह ले लेगा। तो अगर एक लाइन में रेजर पे की कहानी कही जाए तो वह यह है। दो यंग फाउंडर्स जिन्हें खुद पेमेंट गेटवे पाने में स्ट्रगल हुआ, उन्होंने ठान लिया कि इंडिया में कोई भी बिजनेस ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए बैंक के सामने हेल्पलेस महसूस न करे। उन्होंने उस मिशन को प्रोडक्ट में बदला, प्रोडक्ट को ट्रस्ट में बदला, ट्रस्ट को प्लेटफॉर्म में बदला और प्लेटफॉर्म को इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी की रेल्स में बदल दिया। रेजर पे की जर्नी हमें याद दिलाती है कि बड़े बदलाव हमेशा लाउड नहीं होते, कई बार वे क्वाइटली बैकग्राउंड में होते हैं। हर उस ट्रांजैक्शन में जो कस्टमर के लिए सिंपल लगता है, लेकिन उसके पीछे किसी कंपनी ने इयर्स ऑफ पेन, प्रोडक्ट बिल्डिंग और ट्रस्ट इन्वेस्ट किया होता है। अगर आपको यह स्टार्टअप स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली स्टार्टअप स्टोरी आप किस ब्रांड की सुनना चाहते हैं।